हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। तो दोस्तों, बाउंड्री लेयर का नेक्स्ट सेशन। सो यस्टरडे वी हैव कवर्ड कि कोई एक ड्रैग फोर्स नाम की कोई चीज थी, लिफ्ट फोर्स के नाम की कोई चीज थी, राइट। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों और देखेंगे एक बहुत बेहतरीन चीज। सो टुडे आई एम गोना टेल यू द अनदर पार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, करेक्ट। सो हम लोगों ने पढ़ लिया था मित्रों, क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक ड्रैग फोर्स होता है कुछ और एक लिफ्ट फोर्स होता है, ठीक है। ड्रैग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो हमारे फ्लो के पैरेलल एक्ट करेगा, और लिफ्ट फोर्स क्या हमारे फ्लो के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये वाले है ना। चलिए अब हेडिंग डालेंगे फटाफट से। ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, ड्रैग ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, ठीक है। ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, ठीक है। सो हमारे पास ड्रैग कोफिशिएंट होगा और एक लिफ्ट कोफिशिएंट होगा, करेक्ट। तो ड्रैग कोफिशिएंट कैसे दिया जाएगा बेटा? ड्रैग कोफिशिएंट सी डी, इसको हम सी डी बोलेंगे, ठीक है। सी डी इज द ड्रैग कोफिशिएंट, और यू कैन से एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है। सी डी कैसे निकलेगा बेटा? ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय, ड्रैग फोर्स जो भी ड्रैग फोर्स होगा वो डिवाइडेड बाय हाफ रो u infinity square into area, ठीक है। This is how you can calculate your drag coefficient, that is fd divided by half rho u infinity square into area. Similar manner में we can also determine the lift coefficient CL. Lift coefficient is given by lift force, जो भी आपका total lift force होगा वो divided by half rho u infinity square into area. यानी कि लिफ्ट फोर्स को रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर एरिया से डिवाइड कर दो, सेम हियर। तो आपको क्या मिल जाएगा? मतलब फोर्स को आपको इस टर्म से डिवाइड करना है बेटा, इस टर्म से डिवाइड करना है। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, इसको आगे बताऊंगा ये क्या है, अब इसको फील करा दूंगा बेटा, मैं टेंशन नहीं लेनी है। छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट। डन। वेयर ए इज कॉल्ड फ्रंटल एरिया, वेयर दोनों ही फॉर्मूलाज में बेटा, वेयर ए इज कॉल्ड फ्रंटल, फ्रंटल एरिया। कौन सा एरिया बेटा? फ्रंटल एरिया। ये फ्रंटल एरिया क्या होता है? फ्रंटल एरिया समझो, फ्रंटल वो एरिया जो फ्लो के परपेंडिकुलर पड़ेगा। कौन सा एरिया? जो फ्लो के फ्रंट में पड़ेगा। नाम क्या है? वो एरिया जो फ्लो के फ्रंट में पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इट इज द एरिया, इट इज द एरिया, इट इज द एरिया। फ्रंटल एरिया का मीनिंग क्या है? एरिया, एरिया प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड एरिया प्रोजेक्टेड ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। वो एरिया जो फ्लो के परपेंडिकुलर, और कौन सा? प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब क्या बताता हूं, इधर आओ, इधर आओ मेरे बच्चों, इधर आओ, अभी मजा आ जाएगा। इधर देखो मित्रों, और मेरे मित्रों, अगर मेरे पास मान लो एक सिलेंडर है, मैंने फ्लो के सामने एक सिलेंडर रख दिया ऐसे करके, ये सिलेंडर रख दिया मैंने फ्लो के सामने, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं, ये मैंने एक सिलेंडर रख दिया फ्लो के सामने, ओके। समझने का प्रयास करेंगे जरा। ये मैंने एक सिलेंडर प्लेस कर दिया और ये हमारा फ्लो है, दिस इज अवर फ्लो। ठीक है, ये मेरा फ्लो है, ध्यान देंगे। तो और ये एक सिलेंडर है ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी। तो इसके सामने, फ्लो के सामने, फ्लो के सामने जो एरिया क्या बनेगा? फ्रंटल एरिया क्या बनेगा? जल्दी बता दो। रेक्टेंगल। क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्टेड एरिया लेना बेटा, प्रोजेक्टेड। तो ये जो एरिया बना इसके सामने, फ्लो के सामने, आप मान लो आप हवा हो तो आप किससे टकरा रहे हो? आप अनडाउटली सिलेंडर से टकरा रहे हो, बट आपने प्रोजेक्शन क्या लिया? प्रोजेक्शन तो एक रेक्टेंगल बना ना, तो ये बन गया मेरा फ्रंटल एरिया, ये बन गया फ्रंटल एरिया ए, जो कि किसके बराबर होगा? डी इंटू एल के बराबर। समझ में आ गया?
तो यहाँ पे फ्रंटल एरिया क्या बन जाएगा बेटा, DL2L। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो DL क्या बन गया मेरा, फ्रंटल एरिया। मान लो कोई एक ऐसी बॉडी है, मान लो क्यूबिकल बॉडी है एक, इमेजिन करते हैं बस एक मिनट के लिए। मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल बॉडी है कोई, क्या है, क्यूबिकल बॉडी ये रही, ठीक है। यहां से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, मतलब एक क्यूब इसके सामने पड़ गया, इमेजिन करो। तो क्यूब जब इससे, ये क्यूब से जब टकराएगी तो क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल, एक क्या दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा। तो फ्रंटल एरिया क्या बन गया बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द फ्रंटल एरिया, व्हाट इज द फ्रंटल एरिया, एक स्क्वायर, करेक्ट है। तो दिस विल बी द फ्रंटल एरिया, दैट इज, लेट्स इमेजिन ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो हमारा कैपिटल ए, दैट इज द फ्रंटल एरिया क्या बन गया, ए स्क्वायर। आया कुछ समझ में मेरे बच्चों, आया कुछ समझ में, अरे आया कुछ समझ में कि नहीं आया। अरे ये स्क्रीन ऐसी छोटी क्यों दिख रही है, एक मिनट, अभी देखो, अभी ओके है ना, पिछला तो कुछ नहीं कट गया था भैया, है पिछला तो कुछ नहीं कट गया था। चलो अभी सब दिख रहा है प्रॉपर। चलो तो क्या बन गया बेटा, फ्रंटल एरिया बन गया, क्या बन गया, फ्रंटल एरिया। आया समझ में, आया समझ में मित्रों, चलिए आगे बढ़े ना, आगे मूव करते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन के बाद कराऊंगा एक चीज और लिख लो यहाँ पे, यस। चलो आगे लिखाऊंगा, अभी छोड़ो, अभी क्वेश्चन के बाद कराऊंगा। अब हेडिंग डालो यहाँ पे, हेडिंग डालो एवरेज। अभी मैंने अभी ये क्या पढ़ाया था मैंने आपको, एवरेज। ये मैंने पढ़ाया था एवरेज कोफिशिएंट है बेटा, ये एवरेज मतलब सपोज मेरे पास कोई प्लेट है या मेरे पास कोई भी बॉडी है, तो पूरी बॉडी के ऊपर लगने वाला ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है, एवरेज वैल्यू है। जैसे हम लोग कोफिशिएंट फ्रिक्शन पढ़ते हैं म्यू, वो एवरेज फ्रिक्शन होता है, एवरेज कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है। सिमिलरली ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ द लिफ्ट कोफिशिएंट। अब मैं मान लो लोकल वैल्यू की बात करूं, लोकल का मीनिंग क्या है, लोकल का मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर जगह पे। फॉर एग्जांपल याद करो मेरे बच्चों, मैंने आपको एक प्लेट पढ़ा रखी है ऐसे करके, प्लेट के ऊपर हमने ये फ्लो देखा है, कौन सा फ्लो, प्लेट के ऊपर हमने ये वाला फ्लो देखा है, ये वाला, दैट इज द बाउंड्री लेयर फ्लो, है ना। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट एक्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह होंगी। अब मान लो मेरी पूरी प्लेट एल लेंथ की है, तो इस पूरी लेंथ पे एक एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की बात करूं तो वो ये है, ये एवरेज वैल्यूज है, दीज आर द एवरेज वैल्यूज, दीज आर द एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे बताओ फ्रिक्शन कितना है, एक तरह के फ्रिक्शन कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करो इनको, ठीक है। तो मैं बोलूं कि भैया मुझे यहां नहीं, मुझे तो इस जगह बताओ, इस एक्स डिस्टेंस पे बताओ कि इस पॉइंट पे, इस एक्स डिस्टेंस पे मेरा ड्रैग कोफिशिएंट कितना है या लिफ्ट कोफिशिएंट कितना है। ये बात कराने जा रहा हूं आपको, समझ में आ रही है। तो हेडिंग डालो फटाफट से, हेडिंग डालेंगे लोकल 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 एंड एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, लोकल एंड एवरेज, लोकल एंड एवरेज ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो बेटा, अब लोकल का मीनिंग होता है पर्टिकुलर जगह, लोकलाइज का मीनिंग क्या होता है, लोकलाइज का मीनिंग होता है पर्टिकुलर जगह पे। तो मैं एक्स डिस्टेंस पे आपसे बात करूं तो देखो आपको इसमें दिया जाएगा बेटा, है ना, आपको जब भी लोकल की बात होगी तो आपको एक बोल देगा वो इस तरह से सी डी एक्स, एक्स का मतलब है लोकल ड्रैग कोफिशिएंट, क्या है, लोकल। वो आपको बोल देगा कि भैया ये मेरा लोकल ड्रैग कोफिशिएंट है, या फिर वो आपको दे देगा सी एल एक्स, दैट इज द लोकल लिफ्ट कोफिशिएंट। मतलब एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे आपको दिया जाएगा, ये एक फंक्शन के तौर पे दिया जाएगा, माइंड इट प्लीज, ठीक है। अब आपको ये दे दिया जाएगा बेटा, इट विल बी गिवन इन योर एग्जाम, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है, इट विल बी गिवन। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा कि ये सी डी इज इक्वल टू फलाना फलाना ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में दे दिया जाएगा, आप समझ जाएंगे लोकल है। अब मान लो आपको एवरेज निकालना है, जो हम लोग ऑलरेडी इस फॉर्मूले से भी निकाला हुआ है, ये रहा, ये भी डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, माइंडेड प्लीज, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। बट मैं बोल रहा हूं मान लो मुझे ऐसे नहीं निकालना, मुझे एक फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे,
हमारा एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सीडी, एवरेज, समझ पा रहे हो? एक लोकल वैल्यू आपको दे दिया, यानी एक फंक्शन दे दिया जाएगा कि सी डी एक्स, एक्स का भी नहीं, एक्स के साथ जो वेरी करेगा वो दे दिया जाएगा आपको। आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? जब फंक्शन कोई दिया होता तो कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? याद करो, अभी कुछ दिन पहले मैंने कराया था ये, आपको सीबीएस में भी कराया था ये। क्या होता है? सी डी एक्स इंटू डी एक्स, सी डी एक्स इंटू डी एक्स, याद आ रहा है? मतलब सी डी एक्स हमारा एक डीएक्स का फंक्शन बन गया और यहाँ पे जीरो से उठा के एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, इट विल बिकम द एवरेज। ये पता है क्या है? ये क्या है? ये मैंने आपको उसमें भी कराया था, ये मैंने आपको सीबीएस में भी कराया था। कोई भी अगर एक फंक्शन दिया होता है, ठीक है, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, और ये मैंने वहां भी कराया था आपको सिंपल उसमें, जब मैंने आपको पढ़ाया था पावर्स लॉ ऑफ हार्डनिंग। तो वहां पे कोई भी एरिया हो आपके पास, कोई भी मतलब कोई भी एक फंक्शन हो, मान लो ये फंक्शन ऐसे चल रहा है, तो इसका मुझे एवरेज वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है तो मुझे इसका एवरेज वैल्यू अगर निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग? सी डी इंटू एक्स, क्या ये एक एरिया है, इसको 0 to L इंटीग्रेट करते हो, डिवाइड बाय इसकी जो लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स जो होती है लेट्स से ए से बी, ये ए से बी इसको डिवाइड करते हैं, है ना? तो ये कुछ नहीं, क्या ए से बी दो लिमिट्स होती हैं, तो 0 to L हमें लिमिट्स रखनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की लिमिट रखनी है। तो ऑलरेडी ये मैं आपको सिखाया हुआ हूं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। जो फंक्शन दिया है ये एक्चुअली एरिया को रिप्रेजेंट करता है, 0 to L इंटीग्रेट करना, डिवाइड बाय 1/L। तो ये क्या होता है? ये दोनों लिमिट्स के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि ये कुछ इस तरह से एफ एक्स डी एक्स 0 to L, मतलब 0 ए से बी लिमिट होती है ये, और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी क्या है यहाँ पे? बी ये वाला पॉइंट है, ए आपका ये वाला पॉइंट है, तो बी माइनस ए क्या बना? एल बना। तो यहाँ पे इसीलिए 1/L कर लिया मैंने, ये बाहर निकाल लिया, और ये बन गई 0 से लेके एल। समझ में आ गया? ये पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है? एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते किसी फंक्शन की, तो एवरेज वैल्यू हमने फंक्शन सिमिलर मैनर में बच्चों क्या करेंगे? सिमिलरली आपको एवरेज लिफ्ट कोएफिशिएंट दिया होगा, आप उसको सॉरी आपको लोकल लिफ्ट कोएफिशिएंट दिया होगा, तो आपको एवरेज निकालो तो क्या करेंगे? एवरेज लिफ्ट कोएफिशिएंट गिवन बाय 1/L 0 to L, जो भी आपको लोकल कोएफिशिएंट दिया होगा उसको डीएक्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे और आपको एवरेज कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो घबराने की नीड नहीं है। एवरेज कोएफिशिएंट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला से बेटा, जो आपको दिया गया ये वाला, जो थोड़ी देर पहले कराया मैंने, ये तो डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे जो दिया। अगर आपको ये सब चीज दी हुई तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे। आपको मान लो फोर्स दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहां से लिफ्ट कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप ड्रैग कोएफिशिएंट निकालते हो। अंतर समझो पहले, और मान लो नहीं दिया है तो फिर जो मैंने अभी अप्रोच बताई ये वाली, इससे निकालोगे। करेक्ट है? तो दो तरीके हैं एवरेज कोएफिशिएंट निकालने के, छापो फटाफट, छाप लो मेरे मित्रों। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये सब फॉर्मूला बेटा लिख लो साइड में कहीं, सब काम में आएंगे, सब न्यूमेरिकल सॉल्व इन्हीं से होंगे। चलो एक क्वेश्चन करो छोटा सा, लिखो कार इज मूविंग, एक क्वेश्चन लिखो, आ कार इज मूविंग, a car is moving with 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 95 किलोमीटर पर आवर स्पीड with frontal area of 2.07 मीटर स्क्वायर, विद फ्रंटल एरिया ऑफ 2.07 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखो, इसमें आगे लिखेंगे ड्रैग फोर्स वॉज कैलकुलेटेड, to be was calculated to be 300 न्यूटन्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर इज, आगे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एयर इज
डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg per meter cube. डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग. कोफिशिएंट ड्रैग आपसे पूछा जा रहा है. करो बेटा फटाफट से. डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग. डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग. तो बेटा क्या फॉर्मूला बताया तुमने कोएफिशिएंट ड्रैग का? मैंने मुंह उठा के फॉर्मूला लगा दो बेटा, मुंह उठा के फॉर्मूला लगा दो मेरे मित्रों, मजा आ जाएगा. तो मुंह उठा के लगाए फॉर्मूला, आ जाओ. तो अ कार इज मूविंग विद इतने स्पीड, फ्रंटल एरिया इज दिस, द ड्रैग फोर्स वाज कैलकुलेटेड विद दिस. बताइए क्या क्या होगा. तो सुनो बेटा, अभी देखो 2 मिनट के अंदर बताते हैं. आ जाओ फटाफट से. तो क्या करूं मैं यहाँ पे? अब देखो जरा, CD आपसे पूछा जा रहा है. तो CD का फॉर्मूला होता है बेटा ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय हाफ इनटू रो u infinity square into area. Everything is given, you need to put the values only. तो यहां से बेटा फोर्स दिया ये रहा 300 न्यूटन डिवाइडेड बाय पॉइंट, इसको बोलेंगे 0.5, हाफ को 0.5 बोलते हैं. रो की वैल्यू दे रखी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब. यू इन्फिनिटी आपको दिया गया है ये रहा, ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा. कार जब ऐसे जाएगी तो एयर उससे स्पीड से टकराएगी. ठीक है, या उल्टा सोचे एयर स्टिल है, कार टकरा रही है उससे. एक ही बात है, बताया था कल भी मैंने ये बात. तो ये हो जाएगी हमारी यू इन्फिनिटी दैट इज 95 किलोमीटर. तो बेटा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 95 इंटू 1000 कर दिया, मीटर बन गया. डिवाइड बाय 3600 से डिवाइड कर दिया, सेकंड बन गया. भाई 1 घंटे में पर आवर दे रखा है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड. तो मीटर पर सेकंड के लिए 3600 डिवाइड कर दिया है ना. और इसका भी स्क्वायर करना है बेटा इनटू फ्रंटल एरिया. फ्रंटल एरिया कितना है मेरे बच्चों? फ्रंटल एरिया दिया है 2.07. सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने है 2.07. खत्म. सिंपल कैलकुलेटर में डाल के यूज इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास. करते हैं जरा सॉल्व. पॉइंट 346 सेट यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया? 0 पॉइंट यही लिख देता हूं. तो CD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? CD की वैल्यू आ गई 0.346 या 0.347, एक ही बात है. छाप लो फटाफट. आ गया मजा? अरे आ गया मजा कि नहीं आ गया? अब एक चीज और लिख लो बेटा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट. कितना बड़ा नोट? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट. इंपॉर्टेंट नोट ये है मेरे मित्रों, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि मान लो कोई थिन बॉडी है. फॉर एग्जांपल ये मेरा फ्लो है बेटा, दिस इज माय फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, हमारी जो स्ट्रीम है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, वो ये है. और कोई थिन बॉडी है. थिन बॉडी मतलब ये प्लेट ही ले लो बेटा, ये रही एक पतली सी थिन बॉडी है. ठीक है, पतली प्लेट है. प्रॉपर डायग्राम बना देता हूं. तो इन सच केसेस व्हेन द बॉडी इज थिन, ठीक है, इन केस ऑफ थिन बॉडी लाइक ऐसा कुछ बॉडी हो गया, पतला प्लेट हो गया, या एयरफॉइल हो गया. एयरफॉइल याद है कल बताया था मैंने, जो एरोप्लेन के विंग की शेप होती है. तो दीज आर द कैसी बॉडीज? दीज आर द थिन बॉडीज. तो ऐसी बॉडीज के केस में फ्रंटल एरिया ऊपर से लिया जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर. सुन लो, फ्रंटल एरिया विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टॉप व्यू, मतलब यहां से अपसाइड, यानी कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो, यू कैन से. बात समझ आ रही? अब ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया लेना आपको. मतलब अगर ये प्लेट को देखो और इस विंग को भी देखो, तो ये विंग क्या होगा बेटा? ये विंग की एक विड्थ होती है बेटा. अगर इसको हम 3D में देखें तो ये विंग ऐसे करके इसकी विड्थ है बेटा, ये ऐसे करके अंदर से, ये समझ रहे हो? तो विंग कैसा दिखाई देगा ऊपर से देखने में? चेक करो जरा, रेक्टेंगल. तो दोनों ही रेक्टेंगल दिखेंगे ऊपर से देखने में. तो इन दोनों के केस में फ्रंटल एरिया क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया. समझ में आ रहा है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इन दोनों के केस में रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरह से. फ्रंटल एरिया रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, तो जो भी ये लेंथ होगी वो, जो भी इसकी विड्थ रही होगी वो. ठीक है, तो फ्रंटल एरिया विल बी दिस विल बी द फ्रंटल एरिया. तो ऊपर से लिया जाएगा बेटा ना, इस चीज को प्लीज ध्यान रखना. तो कब है ये? इन केस ऑफ ये कब है? दिस इज द व्हेन बॉडी इज थिन.
बॉडी इज थिन। जब थिन बॉडी होगी बेटा, कैसी बॉडी होगी? थिन बॉडी होगी, तब हमें ये काम करना है। छाप लो फटाफट। तो फ्रंटल एरिया ऊपर से लेना बेटा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको देख के। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दिल खुश हो जाएगा आपका। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और दिल खुश हो जाएगा बेटा आपका। इस कॉन्सेप्ट का जवाब बच्चे अच्छे लोग नहीं दे पाते, बट आप दे पाओगे। देखो हेडिंग डालेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल लो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या बोला है भैया? ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? बेटा ध्यान से सुने। सपोज किसी बॉडी को हम फ्री फॉल करा रहे हैं। कोई बॉडी अगर ऊपर से टपक रही है ऐसे करके, फ्री फॉल करती हुई, ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई बॉडी ऊपर से ऐसे टपकती हुई आ रही है नीचे, फ्री फॉलिंग, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है। फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है ये वाली, तो ध्यान से देखना बेटा क्या होगा। अभी आप बोलोगे गुरुदेव मजा आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग बताता हूं। सपोज एक बहुत सफिशिएंट हाइट से हम क्या फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। तो होता क्या है, सपोज मैं हवाई जहाज में पहुंच गया, मैं 40,000 फीट की ऊंचाई पहुंच गया, समझना। मैं 40,000 फीट की ऊंचाई पहुंच गया और उस हवाई जहाज से मैंने बॉल छोड़ी, एक बॉल छोड़ी नीचे, ठीक है। सुनना ध्यान से। जब मैंने उस बॉल को छोड़ा था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, मतलब हवाई जहाज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है। अदरवाइज तो देखा जाए, अब देखो यही तो होता है ऑब्जर्वर। उस हवाई जहाज में मान लो ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, मान लो ये हवाई जहाज उड़ रहा है आकाश में, सुनना जा रहा जानते। और यहाँ ये मैं बॉल लेके खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये बॉल लेके खड़ा हूं मैं। अब मेरे हाथ में एक बॉल है, तो उसकी वेलोसिटी मेरे लिए क्या है? 0 है। लेकिन वहां जमीन पे जो बंदा यहां से खड़ा होकर गफूर भाई देख रहे हैं, उसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हवाई जहाज की वेलोसिटी के बराबर, सही है कि नहीं? इसीलिए बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैकेनिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उस मेरे लिए वो 0 वेलोसिटी है। मैं हवाई जहाज में बैठा हूं, मेरे लिए वो हवाई जहाज के साथ चल रही है 0 वेलोसिटी, लेकिन उस नीचे वाले बंदे के लिए बॉल की वेलोसिटी कितनी? हवाई जहाज की वेलोसिटी के बराबर। समझ में आ गया? बट अब मेरी बात वापस लौट गया, तो मैं मान लो हवाई जहाज में खड़ा हूं, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मेरे लिए 0 है। अब मैंने उसको छोड़ा, जब मैं उसको छोड़ा तो 0 वेलोसिटी से वो स्टार्ट हुआ। अब वो नीचे गिरेगा गिरेगा गिरेगा। जब वो गिरेगा तो समझना होने क्या वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी? समझना, जब वो नीचे गिर रहा होगा मेरे बच्चों, वो जो बॉल है वो नीचे जब गिर रहा होगा, तो क्या ये एक तरह की सबमर्ज्ड बॉडी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये एयर को डिस्प्लेस कर चुकी है, तो इसको 2 फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। एक तो लग रहा है इस पे इसका खुद का वेट, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। एक इस पर लग रहा है बेटा बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स। अब चूंकि बॉडी नीचे गिर रही है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि बॉयंट फोर्स छोटा है और वेट बड़ा है, इसीलिए बॉडी नीचे गिरती जा रही है ना। तो इट इज द वेरी ऑब्वियस कि वेट बड़ा है, इसीलिए ये बॉडी नीचे गिर रही है। वेट बड़ा नहीं होता तो बॉडी ऊपर जाती, सीधा सा फंडा है। अब जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी, सुनते जाना बेटा, जब मैंने छोड़ा था तब वेलोसिटी 0 थी, एट द टाइम ऑफ फॉलिंग 0 थी। फिर ये नीचे जाती है, ग्रेविटी लगातार काम कर रही, ग्रेविटी क्या करेगी? इसको खींचेगी 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 खींचेगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सफिशिएंट हाइट अगर हमारे पास है, या तो ऐसा होगा कि वेलोसिटी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही और टकरा गई, जाके जमीन से टकरा गई, तो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन ही नहीं कर पाई। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं कह रहा हूं सफिशिएंट हाइट है, मतलब टकराई ही नहीं है, तो गिरती जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही, नीचे आती जा रही आती है, स्पीड बढ़ती जा रही 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 है। एक टाइम ऐसा आएगा भाई साहब, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी एक लेवल पर बढ़ेगी नहीं। लेट्स इमेजिन 0 चालू करी थी, मान ले 50 मीटर पर सेकंड होगी, इमेजिन करते हैं, तो 50 मीटर के बाद बढ़ेगी नहीं। अब ये जितना भी जमीन तक जाएगी 50 मीटर की स्पीड से ही जाएगी, यानी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाती। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। खत्म हो गया। तो कॉन्सेप्ट टर्मिनल का टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग समझ में आया? ऐसी वेलोसिटी जिसका वो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी।
मतलब ऊपर से बॉडी गिरी 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 गिरी, स्पीड बढ़ती जा रही 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 बढ़ती जा रही, एक टाइम ऐसा आया कि वो मैक्सिमम हो जाएगी, लाइट से 50 हो गई। अब उसके बाद वो नीचे गिरती जाएगी तो 50 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अब 50 तक ही रहेगी। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब मुद्दा ये है गौरव सर बढ़ेगी क्यों नहीं है, ऐसे कैसे आपकी बात मान ले, प्रूव करो। अभी करता हूं बेटा, इधर आओ। तो समझो बेटा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मीनिंग हुआ है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो एक फ्री फॉलिंग बॉडी अचीव कर सकती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अ फ्री फॉलिंग बॉडी कैन अचीव द वेलोसिटी दैट अ बॉडी कैन अचीव ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर सकती है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कंडीशन ये है कि जमीन बहुत नीचे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टकराने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाई और टकरा के पहले ही। टर्मिनल वेलोसिटी क्या, उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी नहीं, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए अब ऐसा क्यों हो रहा है समझाता हूं बेटा। अरे मेरे मित्रों, जैसे से नीचे आ रही होगी क्या यहां से इसको फ्लो मिलेगा, एक ऐसे करके एयर का फ्लो है क्या, इससे एयर ऐसे टकरा के ऐसे जा रही होगी है क्या, एयर ऐसे टकरा टकरा के जा रही होगी, क्यों मेरे गधों, ओ मेरे गधों, क्या इससे एयर ऐसे टकरा के जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। अरे मेरे मित्रों, क्या एयर की जो जो वो है वो ऐसे टकरा टकरा के निकल रही होंगी इसके साथ कि नहीं निकल रही होंगी, जल्दी बताओ। जो एयर की स्ट्रीम लाइंस होंगी वो ऐसे जा रही होंगी है कि नहीं जा रही होंगी। अरे हाँ गौरव सर, ये तो सोचे नहीं हमने, बिल्कुल जा रही होंगी। तो बेटा ऐसा है, सुनो जानते, एयर जब इससे टकराती है, एयर की जो स्ट्रीम लाइनिंग है जब वो इससे टकरा रही है, तो सुनो ध्यान से, वो जो एयर की स्ट्रीम लाइंस हैं वो इससे जब टकरा रही हैं बॉल से, तो इसकी बॉल की सरफेस पे दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट व्हाट व्हाट, ये कैसा फ्लो हो गया, वेलोसिटी नीचे की तरफ है और ये एयर भी ऐसे ही है, मतलब पैरेलल। तो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, ड्रैग फोर्स। क्या एक्ट करेगा, ड्रैग फोर्स। फोर्स परपेंडिकुलर टू द फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज व्हाट, ड्रैग फोर्स। तो इस पे बेटा एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड साइड में, यानी इस बॉडी पे भी एक और फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द एफडी। एफडी ड्रैग फोर्स। वो एक ड्रैग फोर्स इस बॉडी पे ऊपर लग रहा है, वो फेंकना चाहता है इसके ऊपर, बट उसकी वैल्यू अभी बहुत कम है। सुनते जाना भी ध्यान से, सुनते जाना। अब मेरे मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, क्या क्या फॉर्मूला लिखाया है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इनटू हाफ इनटू रो इनटू यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया। लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, चेक करो। अबे सीडी का फॉर्मूला लिखवाया था, तो सीडी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, इधर कहां गया फॉर्मूला, कहां गया फॉर्मूला, ये रहा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सीडी इंटू रो, तो एफडी क्या हुआ, सीडी इंटू हाफ रो यू इंफिनिटी इंटू एरिया। अब इधर ना बेटा, ये लिखा मैंने, ये लिखा है, ये लिखा है, ये रहा, सीडी इंटू हाफ इंटू रो इंटू एरिया। अब बेटा मेरी बात सुनो जरा, सीडी कांस्टेंट मतलब एक एवरेज कांस्टेंट हो गया, एवरेज वैल्यू है कांस्टेंट ड्रैग की, हाफ कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट, एरिया ऑफ जो भी बनेगा, फ्रंटल एरिया क्या बनेगा, सर्कल का बनेगा, सर्कल का एरिया बना फ्रंटल एरिया, भाई स्फीयर है ये, स्फीयर का फ्रंटल एरिया क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब इस पूरे खेल में यू इन्फिनिटी इज वेरिएबल, कैसे, अबे भाई जब वो चला था तो यू इन्फिनिटी 0 था, जैसे से वो नीचे गिर रहा है ग्रेविटी वजह से, तो वेलोसिटी बढ़ रही है एयर की वेलोसिटी बढ़ रही है ना एक तरह से। आपको सर एयर तो स्टिल है, वेलोसिटी तो उसकी बढ़ रही है। अबे एक ही बात है, वही तो समझाया था मैंने, अबे वही तो समझाया था, चाहे आप ऑब्जेक्ट को मोशन कराओ चाहे एयर का मोशन कराओ, एक ही चीज है वो। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो इसके लिए यू इन्फिनिटी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं से। यानी कि कहना ही राइट कि जो ड्रैग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू इन्फिनिटी स्क्वायर बाय ऑल अदर टर्म्स आर द कांस्टेंट। यानी कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, सुनते जाना, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। दिख रहा है आपको, जैसे जैसे यू इन्फिनिटी बढ़ेगा, मतलब जैसे ये बॉल गिरती जाएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। किसकी, अनडाउटली बॉल की स्पीड बढ़ रही है, बट उसके रिलेटिव में ये भी तो स्पीड बढ़ रही है एयर की। अबे हाँ या ना, यही तो सिखाया मैंने भाई, कार रुकी हो तो भी सेम काम होगा, या कार चल रही हो तो भी सेम काम होगा। स्फीयर खड़ा हुए पे आप एयर मारो या स्टिल एयर पे स्फीयर को लेके जाओ, एक ही चीज है, पता चुका ऑलरेडी कल भी मैं। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही होगी इसकी, उसी तरह से इसकी एयर की स्पीड भी तो पास होने की स्पीड बढ़ रही होगी, यानी कि हमारा ड्रैग फोर्स ऑन दिस बॉल बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा। यानी कि जैसे जैसे यू इन्फिनिटी बढ़ता जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, पहली बात बढ़ता जाएगा। अब इस ड्रैग फोर्स को करो साइड में एक मिनट के लिए, मुझे ये बताओ ये गिर क्यों रही है, ये बॉडी गिर क्यों रही है, क्योंकि यहां पे एफ डब्ल्यू बड़ा है, एफ भी छोटा है ना। तो कुल मिला के जो डाउनवर्ड फोर्स जो इसको लेके आ रहा है एफ डाउनवर्ड, वो है क्या, एफ डाउनवर्ड जो इसको डाउन लेके आ रहा है वो है क्या, वो है डब्ल्यू माइनस एफ बी, है कि नहीं है।
एफ को माइनस करो तो डब्ल्यू माइनस एफ बचा कि नहीं, यानी ये फोर्स है जो उसको नीचे लेके आ रहा है। और ये कैसा फोर्स है? ये कांस्टेंट फोर्स है, यस और नो? क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू कांस्टेंट, मास इनटू ग्रेविटी है कि नहीं, और ये भी कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कहती है बेटा कांस्टेंट। तो मैंने मान लिया कि वो जो बॉल थी जब वो जीरो स्पीड पे थी, जीरो वेलोसिटी पे थी, यानी मेरे हाथ में जब थी, मैंने उसको छोड़ा नहीं था, उस टाइम पे एफ डाउन कितना था? वेट माइनस एफ बी, क्योंकि एफ बी तो हमेशा लगा हुआ है, क्योंकि बॉल एयर में ही है, वो ऑलरेडी उस पर एफ बी लगा हुआ था, तो डब्ल्यू माइनस एफ बी है ना। तो मैंने मान लिया कि बेटा वेट एस बॉल का मान लो 100 न्यूटन या 120 न्यूटन, और 20 न्यूटन का मान लो एफ बी है, तो इफेक्टिव नेट फोर्स कितना है? इफेक्टिव नेट फोर्स कितना बचा? 100 बचा। ये मैं बोल रहा हूं 120 है और ये 20 है, तो ये कितना बचा? यानी 100 न्यूटन का डाउनवर्ड लोड है जो उसको नीचे लेके आने वाला है, ठीक है। तो मैंने मान लिया अब 100 न्यूटन के फोर्स से नीचे जा रही है, यही मतलब हुआ। और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब मैंने इसको छोड़ा है, उस टाइम पे डायरेक्ट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि उस टाइम पे तो स्टिल एयर है ना एक तरह से। जब वो नीचे गिरेगी बॉल तब तो वो डायरेक्ट फोर्स एक्ट करेगा ना। तो जब वो गिर रही है तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, और ये फोर्स कांस्टेंट है। अब जैसे वो नीचे आती जा रही वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो तुम कॉन्सेप्ट समझो सारे लोग, जल्दी आओ, सब लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे अब। तो ये रही है बेटा आपकी वो फ्री फॉलिंग बॉडी, जो कि एक कांस्टेंट टोटल लोड से नीचे आ रही है, एफ डाउन से नीचे आ रही है। ये एफ डाउन फोर्स है बेटा, क्या है इसका नाम? एफ डाउन, यही वाला, कि एफ डाउन फोर्स से नीचे आ रही है। जब मैंने इसको छोड़ा था तब फोर्स एफ डाउन था और ड्रैग फोर्स 0 था। फिर जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे इस पे ड्रैग फोर्स, जल्दी बताओ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो जैसे जैसे इस पे स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ रही है वैसे तो ड्रैग फोर्स बढ़ रहा है। तो ड्रैग फोर्स इनिशियली 0 था, फिर जैसे जैसे नीचे आती जा रही अब मुझे देखेंगे, अब जैसे जैसे बॉल नीचे आती जा रही वैसे वैसे ड्रैग फोर्स 1 2 3 4 5 6 ड्रैग फोर्स तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ड्रैग फोर्स क्या होगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक पहुंच जाएगा। जैसे ड्रैग फोर्स 100 पहुंचेगा, ये भी 100 दोनों इस बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जल्दी बता दो। और इस बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? अरे एफ रिजल्टेंट क्या हो गया? जैसे ही एफ डी की वैल्यू 100 हुई, एफ रिजल्टेंट हो गया 0। यानी अब इस बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है। और जब किसी बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। याद करो, पढ़ाया हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाया हुआ था, याद करो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था कि जो स्टैटिक बॉडी होती है और जो कांस्टेंट मोशन में जाने वाली बॉडी होती है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। मैंने बताया भी था, दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट होती है, बताया था नहीं बताया था? दोनों का एक्सेलरेशन 0 होता है, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि एफडी इतना बढ़ जाएगा कि वो एफ डाउन के बराबर हो जाएगा और इस बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0। और जब बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है तो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 0। अब ये 0 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, मतलब जैसे एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या बन जाएगी? अब वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इसके नीचे आने की वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। कौन सा टेंट? कांस्टेंट। आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं आया? ये क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे आती जाएगी, यानी अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली उसने, अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये जो वेलोसिटी उसने अचीव करी है जिस पे आके वो कांस्टेंट होगी, यही क्या कहलाती है? टर्मिनल। यही कहलाती है टर्मिनल। इससे ज्यादा वेलोसिटी अब नहीं बढ़ सकती। दिस इज व्हाट वी कॉल द टर्मिनल वेलोसिटी। मजा आया? अरे मजा आया? फील हो गया? अरे फील हो गया कि नहीं हो गया? इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। फील हो गया? तो इसको रट के बैठो आप लोग। तो इसीलिए जब कोई चीज स्पेस से चल के आ रही होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही होती है, मतलब एक लिमिट तक वो स्पीड गेन करती है, फिर ड्रैग फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बॉडी तो ड्रैग फोर्स को झेल नहीं पाती है, इतना ज्यादा ड्रैग होता है। इतना ड्रैग क्या, एक तरह का फ्रिक्शन है, एक तरह का ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, स्किन फ्रिक्शन भी, जिसको हम स्किन फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। स्किन से टच करते हुए जा रही है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है बेटा। आपने देखा होगा स्पेस से उल्का पिंडी जब गिर के आते हैं तो आग लग जाती है उनमें, वो ये फ्रिक्शन ही तो है, ये बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा। बात समझ आ रही है? अगर कोई बॉडी बहुत दूर से चल के आ रही है उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब इसको स्किन फ्रिक्शन भी बोलते हैं। समटाइम्स ये जो है ना हमारे ड्रैग कोएफिशिएंट, दे आर आल्सो कॉल्ड द स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जो ड्रैग कोएफिशिएंट लिखवाए थे ना मैंने, इनको स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ड्रैग वाले को स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, स्किन पर फ्रिक्शन एक तरह का, ये स्किन मतलब जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन है। रिपीट माय पॉइंट। तो आपने देखा होगा कई बार कुछ उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं, कोई स्पेस से बॉडीज गिरती है तो आग लग जाती है उनमें, इसीलिए लग जाती है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना वहां पे, इतना ज्यादा स्किन इफेक्ट होता है कि वो जल जाती है बॉडियां। अरे बेटा बात समझ में? मजा आ गया? फील हो गया? अब है, अब तो नेता नहीं बनेंगे,
कि बनेंगे अभी? क्यों भाई? चलो अब करते हैं बेटा आगे की कहानी चालू। तो याद करो मेरे बच्चों, कल मैंने आपको वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन लिखवाई थी। बस आज उसका यूज देखेंगे बेटा, ठीक है? आज उसका यूज फील कराऊंगा और किस तरह से इस्तेमाल होनी बताऊंगा बेटा, ठीक है? तो एक लेते हैं क्वेश्चन। और याद करो मैंने वॉन कार्बन इक्वेशन जब आपको लिखवाई थी तो मैंने ये भी बोला था कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन, जब आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ कि बाउंड्री लेयर थ्योरी एक्स के साथ कैसे वेरी कर रही है, मतलब बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं, बाउंड्री लेयर थिकनेस, सॉरी, बाउंड्री लेयर थिकनेस एक्स के साथ कैसे वेरी कर रही है। याद करो कहां गया, ये रहा। एक पर्टिकुलर एक्स पर ये वैल्यू मिलेगी डेल्टा की, फिर किसी और एक्स की वैल्यू पर ये वैल्यू मिलेगी, किसी और वैल्यू पर ये वैल्यू मिलेगी, किसी पर यहां मिलेगी। तो एक्स के साथ वो कैसे वेरी कर रही है ये बताओ, है ना? हमारी बाउंड्री लेयर की थिकनेस यानी डेल्टा एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका क्या रिलेशन बनने वाला है वो मुझे बताओ। तो उसका आंसर कौन करेगा? उसका आंसर करेगा वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। याद है? तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा फटाफट से। देखो फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन, देखो फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन बिलो, फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल, for given velocity profile, for given velocity profile find the expression, find the expression, find the expression for boundary layer thickness, find the expression for boundary layer thickness, boundary layer थिकनेस। समझ में आ रहा है? मतलब आपको क्या करना है, आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस का एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है? तो u बाई यू इन्फिनिटी आपको प्रोफाइल दी गई है, ये मैंने बताया भी था, इस तरह से दी जाती है, दैट इज 2y अपॉन डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर। दोस्तों कुछ याद आ रहा है? ये प्रोफाइल तो मैंने भी एक दो दिन पहले कराई है, आपको याद आ रहा है? मैंने बोला था इस प्रोफाइल, मतलब ये शियर स्ट्रेस का टर्म दिया गया था पहले, फिर हमने ये प्रोफाइल निकाली थी, तो वहां से हमें क्या निकालना था? डेल्टा स्टार निकालना था, मोमेंटम थिकनेस निकालनी थी, और क्या निकालना था? डेल्टा ई निकालना था। याद है? कल ही बताया ये, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था कल, ठीक है? तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या चाहिए? मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन पता है ना क्या है? मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? आ जाओ मैं सॉल्यूशन कराता हूं बेटा, मैं सिखाता हूं तो वो कैसे होता है ये काम, ठीक है? तो हमारी मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन क्या थी बेटा? मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन क्या थी? टाउ नॉट डिवाइडेड बाय रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स, यही थी। तो हमें ये हमारी वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो बेटा यहां पे हमें थीटा चाहिए। थीटा क्या हमारी? थीटा क्या हमारी? थीटा क्या हमारी? थीटा है हमारी डिस्प्ले मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, ठीक है? थीटा हमारा मोमेंटम थिकनेस है। तो इस वाली प्रोफाइल के लिए मोमेंटम थिकनेस पहले निकाल के बैठे हैं, तो दोबारा करने की नीड नहीं है बेटा, है ना? कल वाले लेक्चर से देख लो, तो हमने ऑलरेडी मोमेंटम थिकनेस थीटा निकाला हुआ है। थीटा वी हैव ऑलरेडी, दैट इज हाउ मच, कितना आया था बेटा? 2 डेल्टा बाई 15, चेक करो, मुझे थोड़ा सा याद है, 2 डेल्टा बाई 15 आया था, चेक करो, ठीक है? तो वी हैव ऑलरेडी दिस, दैट इज 2 डेल्टा बाई 15, ये हमारे पास ऑलरेडी है ना? अरे कल वाला लेक्चर देख लो बेटा, बताया था नहीं बताया? तो हमारे पास ऑलरेडी है बेटा, तो दोबारा इसको करने की नीड हमें नहीं है। तो ये हमारी वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन लिखी हुई है ऑलरेडी। तो बताओ क्या कर रहे हो, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? व्हाट आर यू थिंकिंग? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? जल्दी बताओ, व्हाट डू यू थिंक? कुछ आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है? देखो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करना है समझो ध्यान से जरा। सी टाउ रो यू इन्फिनिटी डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो बेटा क्या करूंगा मैं, यहां से कहना ही राइट कि टाउ नॉट जो कि वॉल थिकनेस होता है, वॉल शियर स्ट्रेस
वॉल शीयर स्ट्रेस रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है, और डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स, यही बनेगा बेटा। क्या मैं लिख सकता हूं रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, बेटा डी थीटा की थीटा के पे क्या लिख दूंगा ये 2 डेल्टा बाई 15, समझ में आया। तो पहला स्टेप ये इस तरह से वन कार्बन इक्वेशन को सॉल्व करने का, सबसे पहले हमें मोमेंटम इंटीग्रल थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस निकालनी है। मोमेंटम थिकनेस निकालने के बाद उसको इस वाले फॉर्मूला पुट करना, और यहां से हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन होगी मेरे लिए ये 1। अब ये कौन सी शियर स्ट्रेस है बेटा, ये स्ट्रेस है वॉल शियर स्ट्रेस जो वॉल पे लगेगी, है ना। नाउ नाउ यहां से ध्यान देंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस कैन आई राइट u इक्वल टू, ध्यान देंगे u इंफिनिटी, रटना मत, अपने आप समझ में आ जाएगा तो आपको, u इंफिनिटी 2y अपॉन डेल्टा माइनस y स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा du बाई dy इक्वल टू, u इंफिनिटी हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट होती है, ये क्या बन जाएगा बेटा 2 बाई डेल्टा, ध्यान देंगे ये बन जाएगा 2 बाई डेल्टा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 2y बाई डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिया। नाउ ये हमारी वॉल शियर स्ट्रेस होती है बेटा, ये हमारी वॉल शियर स्ट्रेस होती है। अब मुझे अगर वॉल पे शियर स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है, ध्यान दें, अगर मुझे वॉल पे शियर स्ट्रेस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बेटा, म्यू du बाई dy निकालूंगा फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और कौन सा du बाई dy चाहिए मुझे, मुझे du बाई dy चाहिए एट y इक्वल टू 0 पे, कहां पे चाहिए, एट y इक्वल टू 0 पे। म्यू du बाई dy मुझे कहां पे चाहिए, दिस इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, तो मुझे कहां पे चाहिए, मुझे वॉल पे चाहिए, मतलब y की वैल्यू 0 पे चाहिए, यही तो मतलब है। अरे जो मेरी बाउंड्री लेयर बन रही है मित्रों, ये मेरी बाउंड्री लेयर जो बन रही है, तो मुझे अब ये मेरी कोई शियर स्ट्रेस प्रोफाइल है, और जो कि पैराबोलिक दे रखी है ऑलरेडी, ये रही, मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल ये रही, ऐसे पैराबोलिक दे रखी है, तो मुझे तो यहां चाहिए ना शियर स्ट्रेस वॉल पे, तो मुझे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हर जगह चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, चेक करो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर जगह पे वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, du बाई dy हर जगह चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या बनना, पैराबोला बनना है ना, पैराबोला की स्लोप हर पॉइंट पे चेंज होगी, हर y की वैल्यू पे चेंज होगी। बट मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू 0 पे चाहिए, सरफेस पे चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में जो टाउ नॉट है वो वॉल शियर स्ट्रेस है, स्किन पे लगने वाली स्ट्रेस, गॉट इट। तो मुझे ये वाली स्ट्रेस, ये वाला जगह पे y की वैल्यू 0 पे, यानी ये y जो होता है इसकी वैल्यू 0 पे चाहिए मुझे, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें अगर मुझे du बाई dy चाहिए, वो भी y की वैल्यू 0 पे है, तो बेटा क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या आ गया, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, y की अगर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 u इन्फिनिटी बाई डेल्टा, 2 u इन्फिनिटी बाई डेल्टा। बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में से इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो आपको शियर स्ट्रेस मिल गया, दैट इज टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू, अननेसेसरी इक्वेशन मत बोलो उसको, हमें पता चल गया कि हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो म्यू की जगह पे म्यू, डी बाई डी कितना निकाला बेटा आपने, डी बाई डी कितना निकाला है, डी बाई डी निकाला आपने 2 टाइम्स ऑफ कितना था, 2 टाइम्स ऑफ यू इन्फिनिटी डेल्टा, यू इन्फिनिटी डेल्टा, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा ऐसे केसेस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, वन कार्बन इक्वेशन में शियर स्ट्रेस निकाली जाएगी, ठीक है। तो एक तो वन कार्बन इक्वेशन से आएगी इक्वेशन ये रही, एक आएगी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ये रही। अब दोनों शियर को कर देंगे बराबर, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारी, दोनों हमारी वॉल पे लगने वाली स्ट्रेसेस है, तो दोनों को बराबर कर दें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर बेटा मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स 2 डेल्टा बाई 15, 2 डेल्टा बाई 15 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, दैट इज म्यू 2
यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा। कोई दिक्कत है किसी को? यहां से बेटा आप ध्यान देंगे, सबकी निगाह सामने, मजा आने वाला है। इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, है ना, क्योंकि बाहर निकालो ना, कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लो, बाहर निकाल के उड़ाओ। चलो बाहर निकाल के उड़ाऊंगा भैया मैं, फिर आप बोलोगे ऐसे कैसे उड़ा दिया। इधर आओ, 2/15 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया बेटा, ठीक है। तो 2/15 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। ओके, ये रो यू इन्फिनिटी एज इट इज छोड़ दिया मैंने, 2/15 बाहर निकाल लिया, रो यू इन्फिनिटी एज छोड़ दिया। ये बन जाएगा डेल डेल्टा बाई डेल एक्स। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? कुछ कुछ दिखा, डेल डेल्टा दिखा, मतलब डेल्टा का कुछ फंक्शन दिखा, इज इक्वल टू, यहां से देखो, 2 म्यू यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा। मजा आने वाला है बेटा, ध्यान देंगे। इस 2 से इस 2 को उड़ाओ, ठीक है, इस एक यू इन्फिनिटी से एक इसको उड़ाओ। अब बेटा इस डेल्टा को ले आओ इधर, बाकी सारे टर्म्स को ले जाओ उधर, तो देखो क्या आएगा, ये बचेगा डेल्टा डेल डेल्टा बाई डेल एक्स इक्वल टू, ध्यान देंगे यहां से 15 गया इधर, तो 15 म्यू और डिवाइडेड बाय रो यू इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाय रो यू इन्फिनिटी। चेक करो, रो यू इन्फिनिटी नीचे आ गया, है ना, और ये वाला डेल्टा चला गया था इधर, ठीक है, ये रहा। अब बेटा यहां से डी डेल बाई डेल, अब देखो इस पूरे खेल में केवल एक ही वेरिएबल है एक्स, तो मैं इसको डेल की जगह डी बोल दो, एक ही बात है, तो ये बन गया डी एक्स बाई डी डेल्टा बाई डी एक्स, डी डेल्टा बाई, अब डी एक्स को ले जा रहा हूं मैं इधर, तो ये बन गया 15 म्यू अपॉन रो यू इन्फिनिटी डी एक्स। मुंह उठा के बेटा क्या कर दो, इंट्रीगेट, मुंह उठा के क्या कर दो, इंट्रीगेट। तो जब इंट्रीगेट करोगे आप, तो ये बनेगा बेटा क्या, ये बनेगा डेल्टा स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 15 म्यू, ये सब कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल लो, 15 म्यू डिवाइडेड बाय रो यू इन्फिनिटी, और डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आ गया एक्स का टर्म, आ गया डेल्टा एक्स के फॉर्मेट में, आ गया डेल्टा एक्स के फॉर्मेट, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। नाउ ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। मित्रों ये x है, यहां से लेके यहां तक x ले जा रहे हैं हम, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन, एट x इक्वल टू 0 पे, इस जगह पे बाउंड्री लेयर क्या होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा क्या होती है, 0 होती है। अरे भाई लीडिंग एज बोलते हैं ना इसको, लीडिंग एज पे x इक्वल टू 0 होता है, और वहां पे वहीं से बाउंड्री लेयर बनना चालू होती है, तो उस टाइम पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या होती है, 0 होती है। तो कहना ही राइट कि एट x इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू 0, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करो, डेल्टा की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहां से कोएफिशिएंट की c की वैल्यू क्या आ गई, c इक्वल टू 0, यानी कि हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0। तो फाइनली मेरे बच्चों यहां से 2 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 30 म्यू एक्स अपॉन रो यू इन्फिनिटी। कुछ समझ में आया? 30 म्यू एक्स अपॉन रो यू इन्फिनिटी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ कुछ सा दिखने लगा, दिल खुश सा होने लगा कि नहीं होने लगा? मेरे मित्रों एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकल के आने वाला। अभी बोलोगे गुरुदेव चरण कहाँ है? क्या बोलोगे? गुरुदेव चरण कहाँ है? हो गया यहां तक? अब बेटा इसको सॉल्व करो आगे। तो फाइनली जो हमसे पूछा गया था वो हमारे कदमों में। क्या पूछा गया था हमसे? हमसे पूछा गया था कि भैया डेल्टा बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब इसका एक्सप्रेशन बताओ। तो क्या एक्सप्रेशन आया बेटा? इसके स्क्वायर को मान लिया अंडर रूट बन जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू रूट 30 अलग कर लिया मैंने, और अंडर रूट में म्यू एक्स अपॉन रो यू इन्फिनिटी, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में म्यू एक्स अपॉन रो यू इन्फिनिटी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। चेक करो, म्यू एक्स रो यू इन्फिनिटी, यही आ रहा है, म्यू एक्स रो इन्फिनिटी, ठीक है। आ जाओ बेटा, तो यहां से क्या आ जाएगा? अब जरा इसको रूट 30 की वैल्यू चेक कर ले एक बार, कितनी आती है कैलकुलेटर में डाल के। तो रूट 30 की वैल्यू आती है बेटा 5.47, यानी कि 5.47। ध्यान देंगे 5.47, और ब्रैकेट में म्यू एक्स अपॉन रो यू
इंफिनिटी, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टर्म। तो हमारा जो डेल्टा होता है वो इस तरह से वेरी करेगा बेटा, हमारा जो डेल्टा होता है वो इस तरह से वेरी करता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब मेरे मित्रों ये एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया था, तो हमारा होगा पहली बात तो आंसर, ये हमसे एक्सप्रेशन पूछा गया था। अब बेटा एक चीज समझ में आ रही है, ये जो हमने काम किया ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए किया है, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जो कि कितनी दी हुई थी, u बाई यू इक्वल टू 2y अपॉन डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये दी थी प्रोफाइल, उस प्रोफाइल के लिए बेटा ये। अब इस तरह से सैकड़ों प्रोफाइल बनती है, इसलिए गेट में कभी भी आपको इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो ये चीज आपको पहले से बता देगा कि हमारा डेल्टा वेरी कैसे कर रहा है। गेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले से बता देगा कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करना होता हमें, बिल्कुल नहीं करना। आप अगर गेट के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको सब कुछ पहले से दिया जाएगा, बस आपको सॉल्व करना होगा, आपको पुट करना होगा, है ना, उसका यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूला का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस इज आओ बेटा, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। अरे मजा आया कि नहीं आया? इस तरह से डेल्टा निकालना है, तो इस तरह से हमारी वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन यूज करी जाती है। नाउ अब सामने अगर आप देखोगे, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है तो बेटा एक बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट आपको सामने दिख रहा होगा। क्या क्या क्या? जैसे प्रोफाइल के लिए क्या दिख रहा है मुझे, और जनरली पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए होता है ये। तो जनरली हमारी जो पैराबोलिक प्रोफाइल होती है वहां पे डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर क्या है ये 1/2 यानी कि 0.5 दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा गया है, पहली चीज। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा क्या कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू की पावर भी लगा सकते हो आप चाहो तो, बट मैं विस्कोसिटी रेस्पेक्ट बात करना चाह रहा हूं, है ना। एक आपको ये भी दिख रहा होगा कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू इन्फिनिटी। कितने जबरदस्त टर्म है ये तीनों के तीनों यार, देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। इधर आओ, अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स जो एक्स यानी हमारा डेल्टा एक्स के साथ बढ़ेगा, यानी कि यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे हम लीडिंग एज से दूर जाएंगे वैसे डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चेक करो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी हमारी की जो थिकनेस होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और होता ही भी बिल्कुल सही बात। आप चेक कर लो, आप लीडिंग एज से दूर जाओगे, आप जैसे जैसे लीडिंग एज से दूर जाओगे, आपकी लीडिंग एज है वैसे 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 आपकी बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी। फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट है कि नहीं है? नाउ विस्कोसिटी का क्या असर पड़ता है भैया? अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस मोटी बनेगी, डेल्टा ज्यादा बनेगा। चेक करो ये रहा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो भी डेल्टा ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा भैया? कॉमन सेंस है, ज्यादा विस्कोस फ्लूइड होगा जल्दी रुकेगा, ज्यादा रुकेगा ज्यादा रुकेगा तो ज्यादा मोटी लेयर बनेगी। भाई जो पतला फ्लूइड है वो भाग जाएगा, जिसके अंदर विस्कोसिटी का वो भाग जाएगा एकदम से आगे की तरफ, मोमेंटम ज्यादा वो भाग जाएगा वो आगे, पतली लेयर बनेगी। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है वो चिपक चिपक के चलेगा, मोटी लेयर बनेगी। कौन पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल सही है कि नहीं? इधर आओ, अब ये उल्टा, इधर आओ, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो फ्लूइड तेज स्पीड में आ रहा होगा, उसका डेल्टा उतना ही कम बनेगा। कॉमन सेंस है यार, बिल्कुल कॉमन सेंस है। सर ये तो कैसे? इधर आओ, फील करा दूंगा, इधर आओ, अभी फील करा दूंगा। मान लो, थोड़ा उल्टा सोचूंगा मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सॉलिड बाउंड्री है और यहां पे स्टैटिक फ्लूइड रखा हुआ है, एक स्टैटिक फ्लूइड रखा हुआ है, स्टैटिक फ्लूइड। मैं कह रहा हूं लेयर बाय लेयर रखा हुआ है, ऐसे इमेजिन करो, एक स्टैटिक फ्लूइड लेयर बाय लेयर रखा हुआ है ऐसे करके। आपने फूंक मारी ऐसे, इमेजिन करो, यहां खड़े हो गए, आपने ब्लो किया, ब्लो किया, ब्लो ब्लो मतलब आपने ये खड़े हो गए आप, ठीक है, आपका मुंह हो गया मान लो, आपने यहां से फूंक मारी ऐसे, क्या होगा? लेयर हल्की हल्की आगे खिसकेंगी, हल्की हल्की आगे खिसकेंगी और ऐसी पोजीशन ले लेंगी, मतलब इतना सरक गई है मान लो। डेल्टा पे कोई असर पड़ा? ज्यादा नहीं पड़ा। अब मान लो बहुत हाई पावर का ब्लोअर लेके आ गया, फूंक मारी बहुत तेज, क्या होगा? सारी लेयर खिसक जाएंगी, मतलब ऊपर की सारी लेयर भाग जाएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस होगा, मोमेंटम ज्यादा आ गया ना, ज्यादा आगे तक भागेगी। तो जितनी तेज स्पीड से फ्लूइड आएगा, जितनी तेज स्पीड से फ्लूइड आएगा उतनी ही पतली लेयर बनेगी, क्योंकि मोमेंटम तेज होगा तो आगे भाग जाएंगी ना, वो भाग जाएंगी, थिकनेस कम बनेगी। मतलब अभी मैंने हल्की सी फूंक मारी, इधर गया वो, मैं बहुत तेज ब्लोअर लाके मार दूं तो ऊपर की लेयर सारी गायब हो जाएंगी भैया, ये सारी लेयर गायब हो जाएंगी, आगे भाग जाएंगी। मतलब हमारी बाउंड्री लेयर ऐसी बनेगी, ऐसी, क्योंकि वो ऊपर वाली लेयर आगे भाग गई, इतना ज्यादा तेज भाग गई वो कि यहाँ पे फ्लूइड गायब हो गया, खाली हो गया यहाँ पे। ऐसे में यहाँ पे लेयर गायब ही हो गई, इतनी स्पीड थी, इतना ज्यादा तेज स्पीड से हमने फ्लो कराया था
कि वो जो इतनी सारी लेयर भी रखी हुई थी भग गई सबकी सब, और इस तरह से खुद ही सोच के देखो पतला सा, क्योंकि सब भग गई, आगे भग गई, सबरी आगे भग गई, तो देखो पतली लेयर बन गई है। तो जितना तेज स्पीड में फ्लूइड आ रहा होगा उतनी पतली लेयर बनेगी, जितना स्लो आ रहा होगा उतनी मोटी लेयर बनेगी। कॉमन सेंस है कि नहीं? तो बेटा अगर यू इन्फिनिटी ज्यादा होता है तो डेल्टा कम होता है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत फील हो गया होगा ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या समझाया। करेक्ट है? छाप लो फटाफट, छाप लो। ऐसे समझो बहुत तेज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ मैं कह रहा हूं कुछ लेयर्स थी, आप हल्की सी फूंक मारोगे हल्का हल्का आगे खिसक जाएंगी, हल्का हल्का आगे खिसक के रुक गई। तो लेयर अभी भी मोटी है, चेक करो ये वाली, इस रेड वाली को देखो, देखो रेड वाली को हल्की हल्की आगे खिसक के रुक गई है ना, हल्की हल्की आगे खिसक के ऐसे रुक गई। तो लेयर मोटी है, देखो ये मोटी लेयर है, ये मोटी लेयर रेड वाली मोटी है। अब मैं दूसरा केस क्या बोल रहा हूं आपसे, बहुत तेजी से आप मारोगे तो क्या होगा, सारी की सारी जो इतनी मोटी लेयर है वो आगे भग जाएगी। तो हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस बहुत ज्यादा हो गया ना। अब नीचे वाली ब्लू वाली लेयर को देखो, ये वाली, तो यहाँ पे लेयर कैसी है, पतली है, ये लेयर पतली है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। छाप लो फटाफट। फील हो गया? अरे फील हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? डन? चलो अब बताता हूँ बेटा आपको आगे की कहानी। आगे की कहानी का सुनो बेटा ध्यान से, आगे की कहानी सुनो। अब इसी रिजल्ट को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये मैं आपको दिया जाएगा बेटा, सुन लो पहली बार, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन आएगा गेट में तो ये सब दिया जाएगा आपको, खुद से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? सब दिया जाएगा आपको, बस सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो वो न्यूमेरिकल कराऊंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब देखो बेटा आगे की कहानी। अब अगर मैं इसी फॉर्मूला को फिर से उठा लूं, डेल्टा वाले को, तो डेल्टा इक्वल टू 5.47। बेटा जरा ध्यान देंगे, मैं इस म्यू को नीचे ला सकता हूँ, यहाँ से नीचे, नीचे बिल्कुल ला सकते हो गौरव सर। तो ऊपर तो छोड़ दो एक्स रो यू इन्फिनिटी, और म्यू ले आया है उसके नीचे, है ना? चेक करो कुछ भी नहीं किया मैंने, म्यू को नीचे ले गया, ऊपर एक्स बचा। अब मैं इधर एक एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, या ऊपर सोचो ऊपर मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर बन गया, नीचे डिवाइड कर दिया। तो बेटा जरा ध्यान दो, डेल्टा इज इक्वल टू 5.47, ये तो हो गया एक्स, और नीचे क्या बचा, रो वी डी अपॉन म्यू, रो वी एक्स अपॉन म्यू, रो वी एल अपॉन म्यू। तो बेटा याद करो मैंने बताया था, रो हो गया डेंसिटी, यू हो गया वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी हमारे फ्लो की, म्यू हो गया विस्कोसिटी, और एक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। पाइप के केस में डी, पैरेलल फ्लैट प्लेट के केस में एक्स होता है, लेंथ होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलते हैं। तो कितनी आ गई बेटा, ये क्या बन जाएगा हमारा, किसी एक एक्स डिस्टेंस पे लोकल रेनॉल्ड्स नंबर। क्या है ये, किसी एक एक्स डिस्टेंस पे लोकल, जब भी कोई एक्स डिस्टेंस होती है उसको लोकल बोलते हैं, लोकलाइज। कोई पूरी पूरी एल लूंगा, मान लो पूरा एल लूंगा इसमें मैं, तो बनेगा वो एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर, यानी पूरी प्लेट के लिए। बट यहाँ पे रो म्यू एक्स क्या है, रो वी डी, यानी रो वी एक्स अपॉन म्यू, यानी कि लोकल रेनॉल्ड्स नंबर। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, दैट इज आर ई एक्स। आया कुछ समझ में? आर ई एक्स। तो बेटा दिस इज अगेन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो डेल्टा होती है वो क्या होती है, वो रेनॉल्ड्स नंबर की पावर के, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर -1/2 होती है। ऊपर ले जाओगे तो -1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी जो डेल्टा होती है वो रेनॉल्ड्स नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है बेटा, रेनॉल्ड्स नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? डन? छापो फटाफट।
डन। चलो अब बेटा मैं आपको कुछ सिखाता हूँ नई चीज। तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया हमारे रेनॉल्ड्स नंबर का, ये वाला, सॉरी डेल्टा का, ठीक है। अब इस डेल्टा से कुछ नई चीज सीखते हैं बेटा, ठीक है। इधर आओ, एक ऐसा बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। तो बेटा मेरे पास टाउ नॉट का फॉर्मूला आ गया था। क्या था बेटा टाउ नॉट का फॉर्मूला? मेरे पास टाउ नॉट का एक फॉर्मूला आया था। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये रहा, ये रहा। म्यू, ये रहा म्यू इंटू 2u बाई डेल्टा। डेल्टा मेरे पास आ चुकी है बेटा, तो डेल्टा की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो 2u म्यू, 2u म्यू बाई डेल्टा, ये मेरा फॉर्मूला है बेटा, है ना। चेक करो, ये रहा 2 म्यू यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा। यहां से मेरी वॉल शीयर स्ट्रेस निकलेगी, डेल्टा के टर्म में निकलेगी। अब डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो यहां से आ गया बेटा टाउ नॉट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 2u इन्फिनिटी म्यू, डेल्टा की वैल्यू पुट करी बेटा मैंने, कितनी? डेल्टा की वैल्यू अभी भी निकाली हमने, ये रही, ये वाली नहीं, वो वाली, ये रही 5.47, 5.47 और 5.47, 5.47 अंडर रूट म्यू, चलो ऐसे पुट कर देता हूँ, 5.47, ठीक है, अंडर रूट में म्यू एक्स बाई रो यूनिफिटी, म्यू एक्स बाई रो यूनिफिटी, ठीक है, म्यू एक्स बाई रो यू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा मैं। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं है। जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लें बेटा हम लोग। तो टाउ नॉट इज इक्वल टू, बेटा यहां से जरा चेक करें, देखो एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने? टाउ नॉट इज इक्वल टू 2 म्यू यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा, 2 म्यू यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा, ठीक है, 2 म्यू यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा, टाउ नॉट हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये है, सही है। तो 2 डेल्टा की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, अब सही है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है फटाफट से, तो यहाँ से हम टाउ की वैल्यू निकालेंगे। क्या बनेगी बेटा, जरा थोड़ा सा ओपन करें इसको, 2/5.47, ये कितना आएगा? 0.365, कितना आएगा बेटा? 0.365, ये वैल्यू आ जाएगी 0.365, 0.365। सॉल्व करते जाओ, 2 को इससे डिवाइड कर दिया, यहां से बेटा अंडर रूट रो ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये यू इन्फिनिटी और ये यू इन्फिनिटी पहले से है, तो ये यू इन्फिनिटी का पावर बन जाएगा कुछ, या इसको ऐसे ही छोड़ दो, चलो ये बन जाएगा रो यू इन्फिनिटी, इसको ऊपर ले गया मैं, और एक यू इन्फिनिटी वहां पहले से है, एक यू इन्फिनिटी वहां पहले से है, उसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे बेटा म्यू से रूट म्यू टाइम कट जाएगा, चेक करो जरा, ये म्यू से रूट म्यू टाइम कटेगा ऊपर वाला, तो क्या इसको अंदर ले लूं इसके, तो रूट म्यू बचा, है ना। ऐसा करके सॉल्व करते हैं। ये रूट म्यू बचा, और क्या बचा बेटा? रूट म्यू बचा, और यहां बचेगा 1/x, रूट में x नीचे की तरफ, ठीक है, यही बचेगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ जरा, ऐसे कुछ बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? ठीक है, यही बचेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये बचना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कुछ और बच रहा तो देख लो बेटा, है ना। और एक ये वाला यू इन्फिनिटी, ठीक है, एक ये वाला यू इन्फिनिटी, ओके, सही है। चलो, और इस यूनिफिटी का, ये यूनिफिटी अंदर नहीं है, बाहर है ना, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया उसका, तो ये मेरी शेयर स्ट्रेस बन गई। इसको एक मिनट के लिए लिख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर, ये नया पार्ट चल रहा है, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट है ये, ठीक है। जो भी आपको नाम देना दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 4 जो भी देना है। पिछली क्या इक्वेशन आई थी हमारी? पिछली कोई इक्वेशन नहीं आई थी, इक्वेशन 3 तक रुक गए थे हम, इक्वेशन 4 बोल दो उसको, चलो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से सुनना मैं करने क्या जा रहा हूं। सपोज ये मेरी कोई प्लेट है बेटा, ये मेरी कोई प्लेट है, ठीक है, ये मेरी कोई प्लेट है। अभी आप समझोगे मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं आपको मैं, अभी आपके भेजे में घुसेगा, एकदम से क्लिक करेगा कि अच्छा ये चक्कर है। दोस्तों मैंने यहां पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप इमेजिन कर ली, एक स्ट्रिप इमेजिन कर ली बेटा, ये रही, ठीक है, मैंने यहां पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप इमेजिन कर ली ऑफ थिकनेस dx,
ठीक है, एक x डिस्टेंस पे मैंने एलिमेंट्री स्टेप इमेजिन कर ली ऑफ थिकनेस dx। ये क्या है बेटा, dx, गॉट इट, ये dx है। इस जगह पे मुझे shear स्ट्रेस पता है ये रही, क्योंकि ये लोकल shear स्ट्रेस कहलाएगी। वाई? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, x का टर्म आ रहा है, तो क्या कहलाएगी ये एक लोकल shear स्ट्रेस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, जल्दी बताओ। अरे मेरे बच्चों, क्या ये एक लोकल shear स्ट्रेस कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, 100 बार कहलाएगी, और सब कहलाएगी। चलो, अब मुझे अगर टोटल shear स्ट्रेस चाहिए तो क्या करूंगा, या इधर आओ, ये लोकल shear स्ट्रेस कहलाएगी। अब सुनो, मैं ये shear स्ट्रेस क्या कर रही होगी, इस पर shear फोर्स लगा रही होगी, दैट फोर्स इज नथिंग बट द ड्रैग फोर्स FD। वो क्या है, स्मॉल एलिमेंटल फोर्स FD, DF ऐसे बोलो उसको, स्मॉल एलिमेंटल फोर्स FD, DFD। तो मुझे ये DFD अगर पता लगाना तो बेटा क्या करूंगा मैं, shear फोर्स लगा रही होगी ना ये इस प्लेट पे, तो इस वाली जगह पे shear फोर्स क्या बनेगा मेरा, यानी कि ड्रैग फोर्स। इसी shear फोर्स को ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा, इधर आओ, स्मॉल एलिमेंटल ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्या, shear स्ट्रेस इनटू DA। shear स्ट्रेस की जगह पे shear स्ट्रेस, DA क्या बनेगा बेटा वहां पे, DA क्या बनेगा, लेट्स इमेजिन दिस द विड्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस प्लेट, तो B इंटू dx, B इंटू dx क्या बन गया, इस स्ट्रिप का एरिया, B इंटू dx। ठीक है, तो B इंटू dx बन गया इस स्ट्रिप का एरिया। अब बेटा मैं इसको उठा के, मुझे अगर टोटल ड्रैग फोर्स चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको उठा के इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। अगर मुझे टोटल ड्रैग फोर्स चाहिए तो मैं इसको उठा के इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक, ये बन जाएगा 0 से टोटल ड्रैग फोर्स FD, और ये बन जाएगा 0 से लेके L। ठीक है, तो ये तो आ गया FD इज इक्वल टू, बेटा ध्यान देंगे, 0 से लेके L। अब टाउ नॉट की वैल्यू पुट करने की बारी है बेटा, ये रहा, टाउ नॉट की वैल्यू है 0.0365, 0.365 अंडर रूट में रो यू इन्फिनिटी म्यू, अंडर रूट में रो यू इन्फिनिटी म्यू। ठीक है, और एक यू इन्फिनिटी ऑलरेडी है वहां पे, है ना, और x की पावर है, यहां देंगे, ध्यान देंगे, ये नीचे है बेटा, तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2, x की पावर -1/2। सही है, x की पावर -1/2 और इंटू dx, इंटू बी डी एक्स, इंटू बी, ये वाला b और इंटू dx। समझ में आया बेटा। अब इस पूरे खेल में सब क्या है, सब कांस्टेंट है एक्सेप्ट द x को छोड़ के सब कांस्टेंट है बेटा। तो आ जाओ, तो यहां से आपको जो FD आ गया बेटा, ध्यान देंगे, सारी वैल्यू को बाहर निकाल लो, 0.365 अंडर रूट में रो यू इन्फिनिटी म्यू, और एक यू इन्फिनिटी और है ना, और एक b और आ गया बेटा। अब तो याद रखना ये वाला अलग है, ये अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, एक b और आ गया, और ये बचा क्या बेटा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लो तो क्या बनेगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2, है ना, सही है, और लिमिट हो जाएगी बेटा 0 to L। ये कुछ कहानी आ रही है बेटा चल के, तो इसको सॉल्व कर लें फटाफट से। तो FD दैट इज द ड्रैग फोर्स, टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट इज, बेटा यू इन्फिनिटी b को आगे ले जा रहा हूं मैं, तो 0.365 यू इन्फिनिटी b को मैंने बाहर ही रखा, अंडर रूट में आया बेटा क्या, रो यू इन्फिनिटी म्यू, रो यू इन्फिनिटी म्यू, है ना, और यहां से आ जाएगा बेटा, ये बचेगा x की पावर +1/2 यानी कि अंडर रूट बचा, तो ये बचेगा अंडर रूट L, रूट L। सही है, लिमिट पुट करने के बाद, और यहां से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा बेटा, ये वाला जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, है ना, तो इंटू 2 और कर लो यहाँ पे, इंटू 2। समझ में आया क्या किया है, पुट करो लिमिट, L वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट L बचेगा। परफेक्ट है, अरे परफेक्ट है कि नहीं है, अरे परफेक्ट है कि नहीं। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो जरा, इंटू 2 करो, तो ये आ जाएगा 0.7312। चेक करो, 0.7, उस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 0.731 म्यू। अब ध्यान देंगे बेटा, अब एक कुछ काम करने जा रहा हूं बेटा मैं, सबकी निगाह सामने, ये यू इन्फिनिटी को यू इन्फिनिटी रहने दो, बी को बी रहने दो, है ना दोस्तों। एक छोटा सा चेंज करते हैं, जरा ध्यान देंगे, सबकी निगाह सामने रहेगी बेटा। मैं एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं बेटा, है ना, क्या चेंज करने वाला हूं मैं, रो यू इन्फिनिटी
म्यू एज इट इज रखा मैंने और एल को भी ले लिया, 2 का मल्टीप्लाई बाहर कर चुके थे, ये भी अंडर रूट एल तो अंदर ले लिया मैंने, और डिवाइडेड बाय कुछ नहीं बचा, नीचे नीचे कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं यहाँ पे म्यू से डिवाइड करके इसको म्यू स्क्वायर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो गौरव सर, बोल सकता हूं। अब इस म्यू स्क्वायर को तो ले लो बाहर, तो ये आ गया एफ डी इज इक्वल टू 0.7312 यू इंफिनिटी बी म्यू, और ये क्या बचेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका रो यू इंफिनिटी एल। म्यू स्क्वायर आ गया बाहर, ये रहा म्यू स्क्वायर था ना, बाहर ले लिया मैंने, ये रहा, और नीचे बचा बेटा म्यू, तो ये क्या बन गया, रो वी एल अपॉन म्यू, रो वी एल अपॉन म्यू, रो वी एल अपॉन म्यू, मतलब अरे ये क्या बन गया, रो वी एल अपॉन म्यू क्या बन गया मेरे मित्रों, रो वी एल अपॉन म्यू बन गया एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर, यानी टोटल लेंथ पर रेनॉल्ड्स नंबर, इसको आर ई एल बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव द टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट, दैट इज इक्वल टू 0.7312 यू इंफिनिटी बी म्यू, या इसको ऐसे लिखा करो म्यू बी और ये बन गया यू इंफिनिटी, और ये क्या बन गया बेटा, अंडर रूट में आर ई एल, एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर। लोकल नहीं है ये, एवरेज, एल लेंथ पहले, लोकल होता तो आर ई एक्स बोलता मैं, आर ई एल है, छापो फटाफट। तो हमारा ड्रैग फोर्स आ गया बेटा, क्या आ गया, ड्रैग फोर्स। अरे आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही है, क्या आ गया ये मेरा ड्रैग फोर्स। अब मेरे मित्रों आपको मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, क्या जल जाएगी, बत्ती। बेटा इसको डाल लो इक्वेशन नंबर 5, ओके। नाउ बेटा वी नो दैट हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा हम, वी ऑलरेडी नो दैट, क्या जानते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का एक फॉर्मूला आया था, दैट इज ड्रैग फोर्स। अब मैंने आपको ड्रैग फोर्स निकालना भी सिखा दिया बेटा, है ना, इस तरह से निकलेगा, डिवाइडेड बाय हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया। याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ जाओ बेटा। तो सी डी दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज इक्वल टू, ये आपने अभी भी निकाला, कितना निकाला है, कितना निकाला बेटा, पुट करो जरा यहाँ पे, 0.7312 म्यू, 0.7313 म्यू, 7312 म्यू, 12 म्यू बी यू इंफिनिटी आर ई एल, ये निकाला है, डिवाइडेड बाय हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया। सही है, यही है मेरे बच्चों। अब मेरे मित्रों जरा ध्यान से देखो, मजा आने वाला है यहाँ पे आने वाला बेटा आपको मजा। क्या मजा आने वाला बताता हूँ, सबकी निगाह सामने, ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा सी डी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो 0.73 में इंटू 2 करेंगे तो ये बनेगा 1.46, ये बन जाएगा 1.46। अब ध्यान देना जरा, कुछ होने वाला है, 1.46 यहाँ पे मेरे बच्चों, एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या है, ये हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया, आप सीडी ले रहे हो, दैट इज एवरेज कोएफिशिएंट ड्रैग। तो एरिया किसका, प्लेट का एरिया, मतलब फ्रंटल एरिया, ये फ्रंटल एरिया मतलब प्लेट का एरिया, बताया था पतली प्लेट के लिए फ्रंटल एरिया ऊपर से चेक किया जाएगा, तो क्या बनेगा अगर ये प्लेट आपकी, तो अब एरिया क्या बनेगा, अभी पढ़ाया था ना मैंने, ये रहा, तो बी इंटू टोटल लेंथ कितनी थी, एल, तो टोटल फ्रंटल एरिया क्या बन गया यहाँ पे, बी इंटू एल, ऊपर से लेंगे है ना, बी इंटू एल, तो क्या बनेगा बी इंटू एल, तो यहाँ पे बी इंटू एल लिख दूं बेटा, यहाँ पे बी इंटू एल लिख दूं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा, तो मैंने बी इंटू एल लिख दिया बेटा। यहां से मेरे मित्रों इस बी से ये बी कैंसिल आउट, है ना। अब जरा ध्यान देंगे मित्रों, ये इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया था, एक यूनिफिनिटी से एक यूनिफिनिटी कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब जरा ध्यान दो, ये ऊपर आर ई एल है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, ये म्यू है, क्या मैं इस म्यू को नीचे ले आऊं, क्या इस म्यू को नीचे ला सकता हूं, तो ये इसका मल्टीप्लाई मैंने लिख दी थी, आरईएल को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये म्यू बचा ऊपर, यानी न्यूमरेटर में केवल म्यू बच रहा है, और यहाँ बच रहा है रो यू एल, तो बेटा ये बचा 1 अपॉन रो यू इन्फिनिटी एल, और ऊपर जो म्यू बचा था वो नीचे आ गया बेटा, ये क्या बन गया,
रेनॉल्ड्स नंबर अगेन, कौन सा? एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि पूरी प्लेट के लिए रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि CD इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 1.46 अंडर रूट में REL, और ये भी क्या बन गया बेटा? REL, ये बन गया नॉट अंडर रूट, REL, रेनॉल्ड्स नंबर, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, सॉरी एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर, रो VD अपॉन म्यू के हिसाब से, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने L रख दिया, पूरी लेंथ रख दी, इसका मतलब वो टोटल बॉडी के लिए रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? यहां से इस REL से REL कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 पावर के साथ, तो क्या बचेगा? CD दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज इक्वल टू 1.46 डिवाइडेड बाय रूट REL। ऊपर वाले REL से नीचे रूट टाइम्स कट जाएगा ना, ये छाप लो फटाफट। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेटा। तो वन कारमन इक्वेशन अपने आप में एक वरदान है, किसी भी प्रोफाइल में लग जाएगी। मोमेंटम थिकनेस आनी चाहिए आपको, बाकी का न्यूटन लॉ विस्कोसिटी आना चाहिए। तो इसी तरह से बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमने डेल्टा का एक्सप्रेशन उससे निकाल लिया, फिर हमने शियर फोर्स कैसे निकालना वो सीख लिया, मतलब ड्रैग फोर्स कैसे निकालना वो सीख लिया। उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि कोएफिशिएंट ड्रैग, टोटल कोएफिशिएंट ड्रैग कैसे निकाला जाएगा, मतलब हमारा जो एवरेज कोएफिशिएंट ड्रैग है वो कैसे निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो सब वैल्यूज है बेटा मेरे मित्रों, कभी डेरिवेशन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये तो मैं ESE के लिए करवा रहा हूँ। आपके एग्जाम में तो सब कुछ पहले से देखा कि एवरेज कोएफिशिएंट ड्रैग इतना होता है, ये वैल्यू सब कुछ, ये एक्सप्रेशन पहले से दे देगा आपके एग्जाम में। माइंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। गॉट इट? आपको किसी भी 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, ये सब आपको दिया जाएगा। तो मैंने तो आपको बस सिखाया है कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट मेरे मित्रों, छाप लो। बेटा याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में एक टर्म यूज करेगा वो, और वो टर्म पता क्या होता है? ये रहा, ये जो टर्म है ना, हाफ रो यू इनफिनिटी स्क्वायर, इसकी यूनिट आप चेक करना, जरा यूनिट निकाल के देखना, इसकी डेंसिटी यूनिट रखना, ये वेलोसिटी यूनिट रखना, ये प्रेशर की यूनिट निकलेगी। इस टर्म को बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? डायनामिक प्रेशर। तो कई बार हो सकता है आपको ये रो यू इनफिनिटी दिए ना, वो आप बोलते हैं डायनामिक प्रेशर इतना, तो समझ जाना ये वैल्यू दे रखी है आपको, इसको डायनामिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो हियर, तो एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो साइड में कि हाफ रो यू इनफिनिटी स्क्वायर जो टर्म है, इसको बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर, इसीलिए बेटा प्रेशर इनटू एरिया क्या बन गया? एक तरह का फोर्स बन गया। तो फोर्स से फोर्स को डिवाइड किया गया है, फोर्स से फोर्स को डिवाइड किया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स। तो ये भी एक तरह का फोर्स से फोर्स को डिवाइड है। ये प्रेशर में एरिया का मल्टीप्लाई होगा तो एक तरह का फोर्स बनेगा, है ना। तो डायनामिक प्रेशर है वो, तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है ना, इसलिए एक तरह से ये क्या है, और ये हमारा नॉर्मल फोर्स है एक तरह का। तो ये समझो, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स की के फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की तरह है। बात समझ में आ गई? नहीं? मजा आया? फील हुआ? फील हुआ? थोड़ा दोबारा सुनो। ये एक तरह का प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया क्या बन गया? फोर्स बन गया। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। प्रेशर है तो नॉर्मल फोर्स बनेगा, है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स एक तरह का जो हमारी प्लेट पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है। समझो मेरी बात की गहराई को। इसीलिए प्लेट का फ्रंटल एरिया कैसा लिया गया? परपेंडिकुलर लिया गया, इस तरह से ऊपर से लिया गया। तो ये एक तरह का प्रेशर है। तो प्रेशर इनटू एरिया क्या बन गया? फोर्स बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो फोर्स बना, जैसे वो न्यूटन बना, कौन सा न्यूटन? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एक तरह का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन से रिलेट करो इसको, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये क्या है? ये हमारा शियर फोर्स है, यानी कि जो पैरेलल टू द सरफेस है। अरे देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया बेटा, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया। देखो इधर आओ, ये रही आपकी प्लेट। अरे मित्रों, ये रही आपकी प्लेट। इस प्लेट पे एक ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है। आपकी प्लेट मान लो इधर भागना चाह रही है ना, इधर भागना, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है करके, FD ड्रैग फोर्स, है ना। ये कैसा फोर्स है? पैरेलल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की तरह, है ना। प्लेट इधर भागना चाह रही है, उसके अपोजिट काम कर रहा है। और इधर से बेटा क्या लगा हुआ है? नॉर्मल फोर्स, एक तरह की नॉर्मल रिएक्शन है ये, ठीक है। जो क्या है हमारा? रो हाफ रो यू इनफिनिटी, क्या है? एक तरह का ये डायनामिक प्रेशर है इनटू एरिया। ये क्या बन गया? ये बन गया एक तरह का नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यानी कि वही F इंटू एन, मतलब सॉरी, जैसे हमारा वो होता था फ्रिक्शन फोर्स होता था, कितना फ्रिक्शन फोर्स होता था? म्यू इंटू एन। तो यहां से क्या आया था? यहां से क्या आया था? म्यू इज इक्वल टू F बाई एन। ऐसे समझो, ऐसे समझो। तो बस यहां पे म्यू रिप्लेस किससे हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग से, CD से, इज इक्वल टू F किससे रिप्लेस हो गया? ड्रैग फोर्स से। N किससे रिप्लेस हो गया? N रिप्लेस हो गया डायनामिक फोर्स से, ये रहा, जो कि नॉर्मल एक्ट करेगा। हाफ रो यू इनफिनिटी स्क्वायर, हाफ रो यू इनफिनिटी स्क्वायर इनटू एरिया। आया समझ में? तो एक नॉर्मल फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स है। ऐसे इमेजिन करो बेटा। फील हो गया? मजा आ गया? मजा आ गया? मजा आ गया? अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा एक तरह का नॉर्मल फोर्स है, अप एंड डाउन जैसे डायरेक्शन लेनी ले सकते हो बेटा।
मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। मजा आया? तो दिस इज द ब्यूटी यार, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। ये हमारा एक तरह का नॉर्मल फोर्स है, ये एफ, ये बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट को इमेजिन करो। फील हो गया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैकेनिक्स। हर जगह लगेगी बेटा मैकेनिक्स, ठीक है। बस लगने वाला और लगाने वाला चाहिए मित्रों, भाइयों बहनों, क्योंकि जब लगाने वाला और लगने वाला मिलता है तो एक्स्ट्रा 2A भी निकलता है। सो मित्रों आज के लिए इतना ही है, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, इसलिए ज्यादा पेशेंस को लूज मत करिएगा, ठीक है। अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगला लेक्चर आपको मिल जाएगा, ओके। तो जाइए फटाफट से अब इस पर जाके न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करो, गेट वेट के न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेंगे अब ड्रैग फोर्स वाले, ठीक है। बाकी एक प्रैक्टिस सेशन में लूंगा बेटा, डोंट वरी एट ऑल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।